पहले बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। टीवी 9 के फर्जी वोटर्स खुलासे पर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। जी हां, ये खबर, ये पड़ताल टीवी 9 भारतवर्ष ने एक मुहिम की तरह चलाई और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जो जानकारियां फर्जी वोटर्स को लेकर सामने आई हैं, उसने सबको चौंका दिया है। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी किया है। आपको फर्जी वोटर से लगाव, ये लिखा गया है इसमें। बीजेपी ने पोस्टर में लिखा, वोटर लिस्ट में स्कैम 2024। आम आदमी पार्टी दिल्ली में वोटों का फर्जीवाड़ा कर रही है। वोट फर्जीवाड़ा कर सत्ता बचाने की जा रही है कोशिश। मकान मालिक को पता नहीं, घर के पते पर सैकड़ों वोटर्स। टीवी 9 भारतवर्ष के खुलासे पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर अब हमला बोल दिया है। यह देखिए, यही वो पोस्टर है जो बीजेपी की दिल्ली इकाई की तरफ से जारी किया गया है और इसमें लिखा गया है, पोस्टर के ठीक नीचे अरविंद केजरीवाल की एक फोटो के ठीक नीचे, वोटर लिस्ट में स्कैम 2024। और टीवी 9 भारतवर्ष के फर्जी वोटर्स के खुलासे के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। दिल्ली के प्रथम नागरिक मेयर महेश कुमार हाजिर हूँ। इसके बगैर अगले वाला लाइए। अब महेश कुमार जी को देख लीजिए आराम से। इनका कहाँ है भाई? वोट ममता नहीं, रुको पहले महेश कुमार जी को दिखाओ। 280 नंबर इनका वोट है। महेश कुमार, पिता का नाम भगवत प्रसाद, मकान नंबर F12, आयु 46, लिंग पुरुष। अब इनकी पत्नी देखिए, 281, ध्यान से देखिए, 281 नहीं, पीछे दिखाइए सर, 276 पे पीछे। 277 देखो पहले आप। पत्नी, निर्वाचक का नाम निधि, ठीक है जी। पति का नाम महेश कुमार, F12 जो महेश कुमार का एड्रेस है। आयु 38, वुमेन। उसके बाद ममता, फोटो एक ही महिला की है, नाम बदल गया पत्नी का। पति वही है, पति वही है महेश कुमार, फोटो वही है, पत्नी का नाम बदल दिया। सरकार मतलब प्यार से कुछ और कहते हैं क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन ममता वो भी F12, आयु भी चेंज नहीं है। तुरंत महेश कुमार इनकी पत्नी को, इसको तो पद से इमीडिएट डिसमिस करना चाहिए। दिल्ली के मेयर हैं भैया, प्रथम नागरिक है, दिल्ली को शर्मसार कर रहे हो आप। आपके मुखिया संयोजक अरविंद केजरीवाल करें, संजय सिंह करें, भाभी जी करें, छाछ तो छाछ। दोनों के आई कार्ड दिखाओ दोनों के। और इस वक्त हमारे संवाददाता रजनीश रंजन हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, जिन्होंने खुद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर टीवी 9 के लिए यह पड़ताल की और कई जगहों पर फर्जी वोटर्स की जानकारी उन्होंने सबके सामने लाई। आनंद पांडे हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं। लेकिन सबसे पहले रजनीश, मैं आपके पास आऊंगा। आपकी रिपोर्ट ने, आपकी पड़ताल ने हड़कंप मचा दिया है दिल्ली की सियासत में। बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इन्हीं फर्जी वोटर्स के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कहां पहुंचता हुआ देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए, टीवी 9 ने पिछले 3 दिनों में जिस तरीके की पड़ताल की है, जिस मुहिम के साथ टीवी 9 अपने दर्शकों को जानकारी दे रहा है दिल्ली में वोटर्स के फर्जीवाड़े का, वो अब सियासी रंग उस पर चढ़ना शुरू हो गया है और राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर चुकी है। बीजेपी को इसमें ज़रूर अपने लिए एक स्पेस दिख रहा है, क्योंकि जो भी रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं उसमें जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि ये आम आदमी पार्टी के वोटर हैं और आम आदमी पार्टी ने इस तरीके के वोट बनाने के लिए उनको इनकरेज किया होगा। असलियत क्या है ये अभी इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ज़रूर बीजेपी को ये सूट कर रहा है और आम आदमी पार्टी भी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। उनका ये कहना है कि उनके वोटर्स काटे जा रहे हैं। तो एक तरफ फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, जो कि हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया है, और दूसरी तरफ फर्जी वोट जो जेन्युइन वोटर हैं उनको काटने की बात भी आ रही है। विधानसभा का चुनाव होना है, 1-2 दिन में उसकी घोषणा हो जाएगी, लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब वोटर्स ऑथेंटिकेट नहीं है, वोटर्स वैलिड नहीं है,
तो चुनाव में वो उनका इम्पैक्ट बिल्कुल सही बात है। यही सबसे गंभीर सवाल है जिसकी पड़ताल जरूरी है, जिसका जवाब मिलना जरूरी है। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, दिल्ली बीजेपी के नेताओं के स्तर तक ही ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहेगा या फिर केंद्र के लेवल पर भी इन आरोपों को गंभीरता से लिया जा रहा है? चुनाव आयोग भी इन आरोपों को गंभीरता से ले रहा है क्या? क्योंकि दोनों ही तरह के आरोप हैं। एक तरफ से आरोप ये कि जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ से ये कि फर्जी वोटर्स बनाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और दिल्ली बीजेपी ने शिकायत की है चुनाव आयोग से कि वो इस मामले को देखे, इसमें कार्रवाई करे कि कैसे फर्जी वोटर्स के नाम जो है मतदाता सूची में जोड़े गए हैं और कैसे ये संभव कैसे है कि एक ही एड्रेस पे 60-60, 50-50 जो फर्जी मतदाता निकल रहे हैं। तो जाहिर तौर पे दिल्ली बीजेपी का कहना है कि इसमें चुनाव आयोग कार्रवाई करे, और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस जो है वो भी कार्रवाई कर रही है। जो इलीगल लोग आए थे, बांग्लादेशी आए थे, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है। आरोप यह है कि जो रोहिंग्याज है या अवैध जो बांग्लादेशी हैं उनका नाम जो है वो दिल्ली के मतदाता सूचियों में जोड़ा गया है ताकि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को उसका फायदा हो सके। और ये आरोप इसलिए लग रहा है कि जो फर्जी वोटर ज्यादातर मिले हैं वो एक ही पते पे 60-60 मिले हैं और वो सभी एक ही समुदाय से आते हैं जिनका वोट जो है एक मुश्त पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। और ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी आखिर दिल्ली के अंदर आ कैसे गए, उनका वोटर कार्ड बन कैसे गया, उनका आइडेंटिफिकेशन कब और कैसे हो गया, किसने किया, बहुत सारे सवाल हैं जिसकी पड़ताल बहुत जरूरी है। टीवी 9 भारतवर्ष की पड़ताल में कई बड़ी जानकारियां सामने आई हैं जिसकी गहनता से जांच बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद और रजनीश, आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। जी हां, बुर्का बैन किया गया है स्विट्जरलैंड में, लेकिन बहस हमारे मुल्क में छिड़ गई है। एक और यूरोपीय देश में बुर्के पर बैन लगा दिया गया, हालांकि इसे सुरक्षा के लिहाज से चेहरा ढकने पर रोक बताया जा रहा है, लेकिन इस्लाम के जानकार और फैसले के विरोधी इसे बुर्के पर ही बैन मान रहे हैं। इसके साथ ही स्विट्जरलैंड 7वां ऐसा यूरोपीय देश हो गया है जहां बुर्के पर पाबंदी लगा दी गई, बैन हो गया है बुर्का। इसके पहले फ्रांस, डेनमार्क, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया जैसे देशों में भी बुर्के को बैन कर दिया जा चुका है। स्विट्जरलैंड की सरकार ने देशव्यापी सर्वे के बाद बुर्का बैन किया है, जिसमें 51% से ज्यादा लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया है। यानी लोग ये चाहते थे, ज्यादातर लोग ये चाहते थे कि बुर्के को बैन किया जाए, लेकिन स्विट्जरलैंड से हजारों किलोमीटर दूर भारत में इस फैसले का विरोध हो रहा है। हिंदुस्तान के मौलाना इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सबको अपने अपने धर्म के हिसाब से जीने का हक है और यह फैसला वापस होना चाहिए। इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या स्विट्जरलैंड की सरकार का फैसला किसी धर्म विशेष के खिलाफ है या वहां की सरकार को सुरक्षा के लिए इस तरह के फैसले लेने का क्या अधिकार नहीं है? सवाल यह भी है कि आखिर एक के बाद एक कई देशों में इस तरह के फैसले लेने के पीछे क्या कोई खास वजह? इन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे इस पर बात होगी। लेकिन खबर आपको एक बार तफसील से बता दें, स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सार्वजनिक जगहों पर अब कोई महिला चेहरा नहीं ढक पाएगी, चेहरा ढकने पर रोक है। 1 जनवरी 2025 से यानी नए साल में यह फैसला लागू कर दिया गया है। चेहरा ढकने पर भारी भरकम 96,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। 2021 में हुए जनमत संग्रह के बाद यह फैसला साल 2025 में अमल में लाया गया है। 1 जनवरी से यह फैसला लागू हो गया है। तो देखिए, स्विट्जरलैंड में बुर्के को बैन कर दिया गया है और इसे लेकर अब विरोध भी शुरू हो गया है। फैसला क्या है? सार्वजनिक जगहों पर बुर्का नहीं पहन सकते। महिलाओं के किसी भी तरह से चेहरे को ढकने पर पाबंदी है, रोक है। चेहरा नहीं ढका जा सकता। जुर्माना 96,000 रुपए का रखा गया है अगर कोई महिला इस कानून का पालन नहीं करती है तो। कब से यह फैसला लागू हुआ? 1 जनवरी 2025 से। बैन के समर्थन में जनता है। खास बात यह है 2021 में इसे लेकर बाकायदा वोटिंग हुई, एक तरह का जनमत संग्रह। 51.21% लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया। 2022 में यह कानून बना और अब 2025 में इसे लागू कर दिया गया है, बुर्के को बैन कर दिया गया है। तो स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन का इस्लाम कनेक्शन क्या है,
ये भी आपको समझाते हैं, क्योंकि चर्चा यही शुरू हो गई है कि क्या कोई अपनी मर्जी से अपना धर्म पूरी तरह नहीं मान सकता। देखिए, सरकार के मसौदे में सीधे तौर पर इस्लाम का जिक्र नहीं है, यह अहम बात है। दूसरा, हिंसक प्रदर्शनकारियों को चेहरा ढकने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था के लिए चेहरा ढकने पर रोक लगाई गई है। सरकार के मसौदे में कई तरह की छूट भी शामिल है, जैसे राजनयिक इलाके, धार्मिक स्थलों और फ्लाइट में बुर्के को बैन नहीं किया गया। हेल्थ सिक्योरिटी और रीति रिवाज से जुड़े जो मामले हैं, वहां पर भी बुर्का पहना जा सकता है। ऐसे मामलों में भी बुर्के पर पाबंदी नहीं तामील होगी। कलात्मक प्रदर्शन और विज्ञापनों में भी चेहरा ढकने से छूट है। खुद को बचाने के लिए मास्क पहनने की इजाजत भी है। स्विट्जरलैंड में मुसलमानों की संख्या कुल आबादी का 5% है। तुर्की, बोस्निया और कोसोवो से यहां पर मुसलमान आए हुए हैं और इनकी आबादी का प्रतिशत 5% है। यह भी हमने आपको बताया। वहीं स्विट्जरलैंड के फैसले का भारत में विरोध हो रहा है। देवबंद के मौलाना ने इसका विरोध किया है। हर इंसान को अपने मजहब से जीने की आजादी होनी चाहिए, ये मौलाना तर्क दे रहे हैं। स्विट्जरलैंड सरकार शरीयत से जीने की आजादी दे, ये डिमांड हिंदुस्तान में भी कई मौलानाओं की तरफ से की गई। सुनिए। अगर से औरत लिबास में है, हिजाब में है, नकाब में है, तो आप यकीन मानिए कि जैसे घर की ज्वेलरी को सेफ में रखा जाता है, डायमंड को, ज्वेलरी को, और जो कूड़ा होता है वो रोड पर पड़ा होता है। लिहाजा मज़हब इस्लाम ने जो बुरखे का हुक्म दिया, नकाब का हुक्म दिया, वो इसलिए दिया ताकि औरत को घर की ज्वेलरी समझा है। और स्विट्जरलैंड सरकार की मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ और जितना हो सके वहाँ के लोगों को स्विट्जरलैंड सरकार का विरोध करना चाहिए। देखिए, बुर्का जो है, बुर्के पर बैन करना ये सिर्फ सियासी मंशे की वजह से होता है। सारी दुनिया में इस्लाम, मुसलमान और बुर्का ये ऐसी चीजें हैं कि इन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है। अगर मुसलमान दुनिया में ना होता तो बहुत सारे जो राजनेता है ना, वो आपको सड़क के किनारे भुट्टा बेचते हुए मिलते। अक्सर लोगों की राजनीति इस्लाम और मुसलमान पर चल रही है। तो मुस्लिम मौलानाओं का क्या रुख है, इस खबर को लेकर ये आपने देखा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। महंत नारायण गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं जूना अखाड़ा के। श्रीराज नायर प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और मुस्लिम चिंतक फाजिल अहमद साहब भी हमारे साथ आज की बहस में जुड़े हुए हैं, इस बहस का हिस्सा है। लेकिन सबसे पहले श्रीराज नायर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बैन हुआ बुर्का स्विट्जरलैंड में, लेकिन यहां पर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन शुरू कर दिया है। कई मुस्लिम मौलानाओं का जो बयान है वो सरासर बता रहा है कि इस फैसले का विरोध किया जा रहा है, इसे इस्लाम के खिलाफ बताया जा रहा है और इसके खिलाफ होने की, आवाज बुलंद करने की डिमांड की जा रही है। ऐसा क्यों? देखिए, अभी एक मुल्ला कह रहे थे कि बहुत सारे राजनेताओं की दुकान मुसलमान, इस्लाम और बुर्के में चल रही है, जबकि मैं इसका उलट कहूंगा, इन जैसे मुल्लों की दुकान इस प्रकार के विषयों को लेकर के उनका घर चल रहा है। अब मैं श्रीराज साहब अपनी बात रखिए, लेकिन डेरोगेटरी कमेंट नहीं होना चाहिए। आराम से, तफसील से अपनी बात रखिए, लेकिन डेरोगेटरी कमेंट नहीं, प्लीज। सऊदी अरेबिया को समीर जी क्रेडल ऑफ इस्लाम कहा जाता है। अब देखिए, सऊदी अरेबिया में सुल्तान बिन मोहम्मद जिस प्रकार से आज वहां के प्रिंस है, जिस प्रकार से रिफॉर्म्स ला रहे हैं, आज वो महिलाओं को, खवातीन को जिस प्रकार से ड्राइविंग, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, समाज को रिफॉर्म्स की ओर लेके जाना चाहिए, जो आज सऊदी अरेबिया में हो रहा है। 21वीं शताब्दी में ये वुमेन को ज्वेलरी कह रहे हैं, सोना कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, पर वो इंसान नहीं समझ रहे। हाँ। तो आज जो स्विट्जरलैंड में जो हुआ, वो वहां की सरकार का अपना निजी मामला है। हाँ। हम तो ये मानते हैं कि वो औरतों को, खवातीन को सोना, चांदी, डायमंड नहीं मान करके उनको इंसान मानना चाहिए। आज इस 21वीं शताब्दी में जो पैसे वाले मुसलमान हैं, बड़े बड़े रसूलकार मुसलमान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी महिलाएं जीन्स और टी शर्ट्स पहनती हैं, बेचारे गरीब लोगों को ऊपर थोपा जाता है। तो ये हिपोक्रेसी है। आज 21वीं शताब्दी में महिलाओं को इंसान की तरह जीने का पूरा हक होना चाहिए। और पुरुषों को, मैं भी एक पुरुष हूँ, पुरुषों को अपने आंखों के ऊपर, अपने कैरेक्टर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसमें बेचारी महिलाओं का क्या दोष है? वो अपने आप को पूरा ढक करके चले और पुरुष जिस प्रकार से चाहे वैसा बर्ताव करे। तो ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही। मुमताज आलम रिजवी,
आखिर ऐसा होता क्यों है? ये सारा इस्लाम फॉलो करने की जिम्मेदारी ये महिलाओं के सिर ही क्यों मढ़ दी जाती है? ये एक सवाल है। और कब तक महिलाओं को इस्लाम के हवाले दे देकर ऑब्जेक्ट समझा जाएगा? उन्हें सामान की तरह कब तक देखा जाता रहेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या श्रीराज जी ने जिसका जिक्र किया, यहां पर अभी ताल्लुक उस बयान का मैं करना चाहूंगा जिसमें यह कहा जा रहा था कि भाई ज्वेलरी की तरह देखा जाता है इस्लाम में महिलाओं को, इसलिए उसे ढक कर रखो, उसे छिपा कर रखो। क्या यह सोच आज की 21वीं सदी में वाजिब है, जायज है? देखिए समीर साहब, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं और हिंदुस्तान के हवाले से बात करूंगा। पर्दे की अहमियत हिंदुस्तान से समझ लीजिए। और ये जो मिसालें दी जाती हैं, इसको जब आदमी के दिमाग में निगेटिविटी होती है तो उसको निगेटिविटी की तरह सोचता है। मिसाल ज्वेलरी कोई नहीं समझ रहा है, इंसान है और उसको माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, यही इस्लाम कहता है, यही मुसलमान कहता है। तो इसलिए उसको मौलाना यासूब अब्बास का हमने अभी बयान सुनाया, आपने भी सुना होगा। एक मिनट, कोई नहीं कह रहा ये ना कहिए, उन्होंने कहा है तभी मैंने आपसे पूछा जी। नहीं, वही मैं इन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज ये कि मैं दो मिसालें दे रहा हूँ। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण आए और उनको लिबास दिया। चीरहरण करने वाले कौन थे? क्यों बेलिबास कर रहे थे एक औरत को, और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने रोका? नंबर एक। नंबर दो ये कि सीता मैया को जब रावण लेकर गया तो हम जो सुनते हैं कि उन्होंने एक तिनके से अपना पर्दा किया, अपना बचाव किया। तो और तीसरी चीज ये कि हमारे रीति रिवाज में भारत में आज भी घूंघट की परंपरा है। लंबा घूंघट काढ़ करके औरतें हमारी जाती, ये मुसलमान परंपरा नहीं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान की जो हिंदू महिलाएं उनकी परंपरा बता रहा हूँ। तो पर्दा प्रथा जो है अलग अलग उसके दायरे हो सकते हैं, अलग अलग तरीका हो सकता है। सारी तरह के पर्दों का जिक्र कर दिया आपने, बुरखे पर नहीं आया अभी तक। ये बुरखा थोपना कहां तक जायज है? सवाल तो ये है, स्विट्जरलैंड में बुरखा बैन हुआ, ऐतराज यहां क्यों जताया जा रहा है? साहब ये काबिले मजम्मत है, ये गलत है और कोई नहीं रोक सकता, स्विट्जरलैंड हो या कहीं। भाई औरत के अपना हक है ना। ये जो बात कर रहे हैं तो क्या ये भाई जो पहनना चाहती है, आप तमाम देख लीजिए, जो नकाब पहनना चाहती है उनको आप कैसे मना कर दोगे? हमें ये बता दो। जो नहीं पहनना चाहती वो तो नहीं पहनती, कहीं नहीं पहनती है। लेकिन जो पहनना चाहती हैं, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि साहब हम जो है ये शेरवानी और ये लिबास पहन के निकलेंगे तो कोई मना कर देगा? हम सर्दी में जो है पसंद के कपड़े पहनने की आजादी होनी चाहिए, आप ये तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस्लाम के ठीक है, ये आपने अपना एक पॉइंट रखा, लेकिन इस्लाम का हवाला देकर किसी महिला को बुर्के के अंदर कैद कर देना, क्या ये जायज है? सवाल तो ये भी खड़ा होता है फाजिल अहमद साहब। और क्या वाकई, एक मिनट रुकिए फाजिल अहमद साहब, क्या इस्लाम का हवाला देकर, मैं हिजाब का जिक्र नहीं कर रहा हूं, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैं बुर्के की बात कर रहा हूं। इस्लाम में हिजाब है, बुर्का पहना देना किसी महिला को और इस्लाम का हवाला देकर कि अगर तुम बुर्का नहीं पहनोगी तो इस्लाम का खुदा का अजाब नाजिल होगा, इस तरह की बातें करना, ये एक तरह का महिलाओं पर दबाव बनाना नहीं है क्या मजहब के नाम पर? देखिए अब्बास भाई, भारत के अंदर जब मुसलमान और इस्लाम से जुड़ी कोई बात होती है जी, चाहे दुनिया में कहीं भी होती है, तो यहाँ के हिंदू जिहादियों की सोच कुछ अलग हो जाती है। इस्लाम और मुसलमान के प्रति जो हिंदू जिहादियों की नफरत जो अंदर बैठी हुई है, वो हमेशा बढ़ चढ़ के सामने आ जाती है। अरे भाई, आप दुनिया में कहीं भी कोई मर्द किसी औरत को बुर्का नहीं पहना सकता, मैं अपनी बीवी को नहीं पहना सकता, जिसको पहनना है उसको रोक भी नहीं सकता। तो कहीं भी, और कुरान ऐसी चीज है, वहां किसी के पढ़ने पर कान में शीशा पिघला के नहीं डाला जाता है। हर बच्चा कुरान खुद पढ़ता है, खुद समझता है और उसकी शिक्षाओं पर चलता है। यहाँ हमारे यहाँ आजादी है, कुरान पढ़ने की आजादी है, नमाज पढ़ने की आजादी है, कोई प्रतिबंध नहीं है। एक महिला को इन लोगों ने कल उड़ीसा के अंदर पानी पी लिया घड़े से, उसकी हत्या कर दिया यहाँ के हिंदू जिहादियों ने, और वहां पानी पी रही थी एक महिला। क्या इतना बुरा है इस्लाम? कहीं ये इस्लाम ने सिखाया कि आप हत्या कर दो दलित की, हत्या कर दो आदिवासी की? एक आदिवासी महिला ने घड़े से पानी पी, आप कहां पहुंच गए फाजिल साहब? उसकी हत्या कर दी। और मैंने श्रीराज जी को टोका, आपको भी टोकूंगा। ये हिंदू जिहादी क्या होता है?
मैंने पहले ही कहा था कि एक दूसरे के खिलाफ नहीं, सुनिए, नफरत मुसलमानों से रखते सुनिए हैं। आप पहले, इन्होंने कैसे मुल्ला कहा? एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने कैसे मुल्ला कहा? मैंने टोका मुल्ला क्या होता उनको, है? मैंने टोका उनको उसी वक्त। मैं आपको भी टोकूंगा कि डेरोगेटरी कमेंट इस तरह के नहीं होने चाहिए। आराम से बात कीजिए। एक आदिवासी महिला की हत्या कर दी, कल की उड़ीसा की घटना है। नंबर एक बात। आपसे दूसरी सवाल क्या बात, पूछा गया फाजिल साहब? चलिए मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। नहीं, आपके सवाल पे आ रहा हूँ। आप सूट पहन के आते हैं, नहीं, आप न्यूज में सूट पहन के आते हैं। आपको किसी ने मजबूर किया? आप कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहन के आते? आपको किसी ने मजबूर किया? हमको किसी ने मजबूर किया? ये बाबा जी गेरुआ वस्त्र पहन के बैठे, इनको किसी ने मजबूर किया? सबकी अपनी चॉइस है, कोई किसी को मजबूर नहीं करता है, कोई भी किसी को जबरदस्ती नहीं कर। सरकारें कभी कभी अपने अपने तरीके से उनके दिमाग में जो भी चलता रहता है वो उस तरफ अपनी सियासत रोटी को सेकने के लिए भी सरकारें कानून बनाती रहती हैं। भारत में बहुत से भी कानून मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम में सिर ढकने का जिक्र है या चेहरे ढकने का जिक्र है? सीधा सवाल पूछ लेते हैं। मैं हम इस्लाम क्या है ये हम तो टोपी लगा के नहीं बैठे, मुमताज भाई भी टोपी लगा के नहीं बैठे। मैं आपकी पर्सनल राय जानना इस मसले को लेकर चाह रहा हूं कि इस्लाम में है क्या? आप मुस्लिम चिंतक हैं, आप ये बताइए कि क्या इस्लाम में चेहरा ढकने को कहा गया है? क्या इस्लाम में चेहरा ढकने को कहा गया? और अगर नहीं कहा गया तो एक महिला को बार बार ये बताना कि नहीं, अगर इस्लाम में तो बुर्का पहनना जायज है, अगर बुर्का नहीं पहनोगी तो खुदा का अज़ाब नाज़िल होगा, क्या ये गलत नहीं है? सुन लीजिए, सुनिए, अगर इस्लाम में नहीं होता तो दुनिया भर की 90% महिलाएं बुर्का क्यों पहनती? सवाल इस बात का है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन, हो सकता है 10% महिलाएं दुनिया में न पहनती हो, लेकिन 90% पूरी दुनिया की औरतें बुर्का पहनती हैं। इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम में नहीं है? अगर हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोगों को छूट दी जा सकती है। मुमताज साहब, आप जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए। क्या इस्लाम चेहरा ढकना सिखाता है कि चेहरा ढक कर चलो, या फिर हिजाब की बात की गई है, सिर को ढकने की बात की गई? इस्लाम में ये सही कह रहे हैं कि इस्लाम में हिजाब है कि बाल आपके न दिखाई दें, जिस्म के वो हिस्से दिखाई न दें जिससे शहवत पैदा होती है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन जब इंसान तकवा की तरफ बढ़ता है, जब इंसान और ज्यादा मजहबी होता है और ज्यादा दीनदार होता है, तो वहां और फिर वो फॉलो करता है और ये सोचता है कि भाई हम जो है किसी को चेहरा नहीं दिखाएंगे। ये इस्लाम जो तकवा और परहेजगारी की बात है समीर साहब, उसको समझिए। जब मुत्तकी हो जाती है कोई औरत या इंसान, आदमी देखिए मुसलमान है, लेकिन जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के, बहुत टोपी रख के, बहुत सारी चीजें, लेकिन जब वो धीरे धीरे स्पिरिचुअल होता चला जाता है, धीरे धीरे वो इस्लाम के। अरे भाई मुमताज साहब, आप इतनी लंबी चौड़ी कहानी बता रहे हैं, आप क्यों नहीं ये कहते कि इस्लाम में, जैसा कि आपने अभी मेरी राय से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हुए ये बात कही कि इस्लाम में सिर ढकने की बात कही गई है, हिजाब की बात कही गई है, तो बुरखे के खिलाफ आप लोग मुहिम क्यों नहीं चलाते कि भाई चेहरा ढकना इस्लाम में कहा ही नहीं गया है, ऐसा ना किया जाए? मैं तो ये देख रहा हूं कि बुरखे बढ़ते जा रहे हैं हर जगह। मैं तो अपने देश की बात कर रहा हूं मुमताज आलम साहब। हमने क्या कहा कि तकवा नहीं, मतलब मना कर दे कि आप तकवा इख्तियार न करो। अरे समझाइए तो कि इस्लाम में सही गलत क्या बताया गया है? इस्लाम में हिजाब कहा गया है, बुरखे को लेकर कोई ताकीद नहीं की गई है, लेकिन अगर कोई इसमें दिक्कत है, परहेजगारी की तरफ बढ़ रहा है तो मना कर दिया जाए। समीर साहब क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, कोई अगर तकवा इख्तियार करना चाहे, कोई परहेजगारी, कोई और ज्यादा स्पिरिचुअल हुआ चाहे तो मना कर दे। भाई हिंदुओं में सारी औरतें तो गेरुआ नहीं पहनती, लेकिन जो साधु हो जाती है, जो संत हो जाती है, जो स्पिरिचुअल ज्यादा हो जाती है, उनके लिबास देखिए आप, तो क्या उनको मना करते? बात चेहरा छुपाने की हो रही है, बात चेहरा छुपाने की हो रही है, चेहरा ढकने की बात हो रही है, हिजाब का तो यहां जिक्र ही नहीं है। महंत नारायण गिरी जी महाराज जी बार बार मुमताज आलम रिजवी साहब वो साध्वियों की बात भी करने लगते हैं, हिंदू धर्म में क्या क्या है इसकी बात भी करने लगते हैं। स्विट्जरलैंड की सरकार ने ये जो फैसला लिया, ये आपको जायज वाजिब नजर आता है क्या? मैं तो कहता हूं कि पूरे भारत में भी ये कानून लागू होना चाहिए। और स्विट्जरलैंड के हम नागरिक नहीं है तो वहाँ का जो कुछ हो रहा है तो यहाँ के लोगों को, मुल्लों को क्या तकलीफ हो गई। देखिए विशेष रूप से देखिए प्राचीन काल में जब ऐसी स्थिति, जब आरंभ काल में जब ये इस्लाम बना था तो कुछ मुस्लिम विद्वानों ने बात हुआ, उन्होंने मुल्लों ने भी हमारे पास बातचीत किया कि उस टाइम में क्या है कि रात के समय में, बोले कुरान में लिखा है कि रात के समय में जैसे अंधेरे में डकैत वगैरह है, लुटेरे हैं, वो आ जाते थे तो औरतों पर हमला कर देते।
तो उसमें देखिए कि वो जो कुरान में लिखा है कि रात को 12 बजे जो है 12:31 से बुर्का पहनने का और सुबह 4 बजे तक बुर्का को उतार देना है, ये जो है उसमें। और ये जो 700 साल मुगलों का राज जो मंगोलिया से लुटेरे आए थे भारत में, इन्होंने ये जो घूंघट की प्रथा है, घूंघट की प्रथा शुरू किया। प्राचीन काल में कोई भी घूंघट की प्रथा, प्राचीन काल में कोई घूंघट की प्रथा नहीं थी, कोई घूंघट की प्रथा नहीं थी। इस्लाम जो हमेशा से लुटेरों का है और लोगों को लूटना है, मारना है और कत्लेआम करना है कि भाई जब कोई मूर्ति। मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई अपने हिसाब से अपना धर्म फॉलो करने की आजादी होनी चाहिए। इस तर्क को आप कैसे देखते हैं? परंपरा जो है, मान लिया कि आज जो देश के अंदर दंगा होता है, ये होता है, कुछ भी जो है बलवे होता है, बलवे में क्या होता है कि वो बुर्का पहन के कोई भी आगे कोई पत्थर फेंकते हैं, कोई कुछ करते हैं। तो मैं विशेष रूप से भारत सरकार के कहूंगा, स्विट्जरलैंड के सरकार ने जो फैसला किया उसका बहुत धन्यवाद करता हूं। और भारत के अंदर बहुत जरूरत है और हम विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में रहते योगी से हम प्रार्थना करेंगे, मुख्यमंत्री जी से, कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो बुर्कों का बैन होना चाहिए, सिर ढकने का, हिजाब पहनने का, उसका हम वो विरोध नहीं करते हैं। और हमारे वहाँ पर कभी भारतीय संस्कृति में जो वैदिक काल में कभी भी जब 700 साल मुगलों का राज रहा, इसी समय मुगलों ने ही जो ये घूंघट की प्रथा किया कि हमारी औरतों को उठा के ले जावे, उनकी जो है मुगल लोग उठा के ले जावे, वो बलात्कार कर दे, ये कर दे। तो उस टाइम जो है वहाँ पर बोले, राजपूतों ने बोला कि भाई इनको, जो राजपूत वगैरह जो है, उन्होंने बोला कि औरत को सुरक्षित रखता है तो घूंघटा की परंपरा। हमारे वहाँ पर वैदिक काल में कभी भी घूंघटे की परंपरा कभी नहीं रही है। हम लोग कभी घूंघटे का कोई उसका परंपरा नहीं करते। हमारा कभी भी आप देखिए कि प्राचीन समय में कितने भी हमारे ग्रंथों वगैरह में है, प्राचीन कोई भी घूंघटे की परंपरा नहीं है। ये सभी जो है जितने भी आप देखिए कि तो यानी नारायणगिरी महाराज जी आप ये कह रहे हैं कि आप घूंघट प्रथा का भी विरोध करते हैं, वो भी सही नहीं है आपके हिसाब से। बोले तो नहीं बोलोगे, आप कहोगे पृथ्वी लंबी है, ये बोलोगे जो आप कभी ऐसे झगड़ने की तो बात ही नहीं है महाराज जी, हम आराम से बात कर सकते हैं, आराम से बात करते हैं। परंपरा हमारी नहीं रही है। बिल्कुल, इन लोगों को क्या है कि ये अपने धर्म के बारे में, बुर्के के बारे में बताए, हमारे धर्म के बारे में टिप्पणी करने का इनको कोई अधिकार नहीं है। कभी भी इनको इसको एक दूसरे के धर्म पर डेरोगेटरी कमेंट करने की, टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। एक दूसरे के धर्म पर डेरोगेटरी कमेंट होने भी नहीं चाहिए, इसकी इजाजत मैं नहीं दूंगा। एक मिनट, बैठ के आप सभी लोगों से ये दरख्वास्त है, प्लीज कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, प्लीज बकवास नहीं करना चाहिए इनको। सभ्य तरीके से आराम से बात होनी चाहिए। लोग देवी की पूजा करते हैं। नारायणगिरी महाराज जी, जीव लोग जी पूजा सुना, नारायणगिरी महाराज जी, अरे भाई आप सुनिए भी तो। नदी की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, महाराज जी पूजा करते हैं। महाराज जी सवाल तो सुनिए। हम इनको बोलने का अधिकार दिया समीर जी, तो हमको भी बोलने का अधिकार दीजिए। बिल्कुल, मैं आप ही से पूछ रहा हूं महाराज जी, यानी आपकी बातों से क्या मैं ये मतलब निकाल सकता हूं कि आप घूंघट प्रथा का भी विरोध करते हैं, आप घूंघट के भी खिलाफ हैं, आप बुर्का बैन करने की मांग कर रहे हैं, आप घूंघट प्रथा के भी खिलाफ हैं। घूंघट प्रथा हमारे अंदर परंपरा ही नहीं है, ये तो इस्लाम की देन है घूंघट परंपरा। जब देश के अंदर में मुगलों का शासन आया तब घूंघट परंपरा हुई। हमारे धर्म में घूंघट की कोई परंपरा नहीं है, हम पूरी तरह से उसका विरोध करते हैं। घूंघट परंपरा हमारा है ही नहीं। ये जो बकवास कर रहे हैं इनको जानकारी नहीं है कुछ भी, हमारे शास्त्रों का अध्ययन नहीं है। द्रौपदी का चीरहरण किसने किया? जी जी ठीक है। अरे द्रौपदी का किया तो मुसलमानों ने कितना कत्लेआम किया, कितना देश के अंदर मुगलों ने। अरे द्रौपदी कहां पहुंच जाते हैं आप लोग? श्रीराज नायर जी, यहाँ पर बात ये हो रही है, यहाँ पर अच्छा स्विट्जरलैंड में भी श्रीराज नायर जी कानून व्यवस्था मेंटेन करने का हवाला दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था को बरकरार रखने का हवाला दिया गया है। ऐसे में क्या आप मानते हैं कोई भी ऐसी चीज जिससे इंसान का चेहरा ढक जाए पूरी तरह से, उसकी मनाही की अगर बात की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, तो उस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए? श्रीराज जी। समीर जी, मैं 1 मिनट 40 सेकंड अनइंटरप्ट चाहूंगा। अभी देखिए, आप स्क्रॉल में चला रहे हैं, कुवैत में, सऊदी अरब में, यूएई में, ये सब क्रैडल ऑफ इस्लाम माना जाता है। भारतीय उप महाद्वीप जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुस्लिम जो है 3-4 जनरेशन पहले हिंदू थे। वहां पर सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, किसने बताया कि हिंदू थे? बीच में नहीं बोलिए फाजिल साहब, बीच में नहीं। यहाँ पर लेके जा रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा घूंघट प्रथा। मैं तो केरल का रहने वाला हूँ। दक्षिण भारत में कभी हिंदुओं में घूंघट प्रथा नहीं रही है, बंगाल में कभी घूंघट प्रथा नहीं रही है। ये केवल और केवल इस्लामिक आक्रांता यहाँ आते थे और लड़कियों को उठा जाते थे और रात को शादी करनी पड़ती थी। उत्तर भारत में रात में शादी होती है, दक्षिण भारत में सुबह होती है। तो ये ज्योग्राफिकल चीजें हैं। यहाँ पर कभी भारत में, भारतीय संस्कृति में कभी भी घूंघट नहीं था। हमने रामायण से टेलीविजन सीरियल देखा, महाभारत देखा, आप बताइए कोई घूंघट में हो?
तो ये बात है, भारत में अब 21वीं शताब्दी में औरतों को मनुष्य की तरह, मानव की तरह जीने का अधिकार होना चाहिए, यही हम बोल रहे हैं, और कुछ नहीं है। दूसरा, सुरक्षा के अंतर्गत जो स्विट्जरलैंड ने भी इस्लाम और रिलीजन और धर्म के आधार पर नहीं किया, बिल्कुल उन्होंने भी किया है कि जो जिस प्रकार से सिक्योरिटी थ्रेट्स है आज के कालखंड में, जिस प्रकार से आज देखिए आपने दिखाया अमेरिका में आईएसआई ने 15 लोगों बेकसूर लोगों को जान से मार दिया, जगह जगह पर इस्लामिक आतंकी बम धमाका कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों को गोलियों से भून रहे हैं। तो इस्लामी रेडिकलाइजेशन इतना बढ़ चुका है कि मानवता खतरे में, तो उसको लेकर ये सारी बैन हो रही है, उसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, उसका स्वागत करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। जरा जल्दी से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि दुनिया में कहां कहां बुर्के को बैन किया जा चुका है। एक आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं, अब तक कितने ऐसे देश हैं जिन्होंने बुर्के को अपने यहां बैन कर दिया है। फ्रांस 2011 में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बना, पहला देश। कौन? फ्रांस। पब्लिक प्लेस में चेहरा ढकने पर यहां पाबंदी लगा दी गई, फ्रांस में 2011 में। बेल्जियम में भी इसी साल यानी 2011 में ही चेहरा कवर करने वाले परिधानों पर बैन लगा दिया गया। नियम तोड़ने पर 7 दिन की जेल और जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया। इसके बाद डेनमार्क का नंबर आता है। 2018 में पब्लिक प्लेस में बुर्का पहनने पर डेनमार्क में भी बैन लगा दिया गया। नियम तोड़ने पर $156 का जुर्माना रखा गया। इसके बाद नेदरलैंड्स 2019 सार्वजनिक जगहों पर बुर्का नकाब पर बैन लगा दिया गया, 2019 में नेदरलैंड्स के अंदर भी। बुल्गारिया में 2016 में सुरक्षा को देखते हुए चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर बैन लगाया गया। इसके बाद ऑस्ट्रिया का जिक्र भी जरूरी है, यहां 2017 में फुल फेस कवरिंग परिधानों पर प्रतिबंध लगाया गया। श्रीलंका में भी 2021 में कैबिनेट ने बुर्का बैन करने का प्रस्ताव पास किया। वहीं चीन की अगर बात करें तो 2017 में इस्लामिक क्षेत्र शिनजियांग में बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया गया और रूस ने भी 2024 में नकाब पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा लातविया में 2016 में सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने पर बैन लगाया गया। नॉर्वे में भी 2018 में स्कूल कॉलेज में बुर्के पर प्रतिबंध लगाया गया। मुमताज आलम साहब, कुल मिलाकर आप देखिए तो ये जो चेहरा ढककर चलने की कवायद है, इस पर रोक लगाया जा रहा है। कहीं भी ज्यादातर इनमें से देशों पे इस्लाम का जिक्र तक नहीं आया है और सिर्फ ये मनाही की गई है कि चेहरा ढककर महिलाओं को नहीं चलना चाहिए। इस्लाम का जिक्र तब आता है जब मौलाना, मौलवी, मुफ्ती इस्लाम के नुक्ते नजर से बुर्के को जायज ठहराते हैं, जो कि मुझे लगता है जायज है भी नहीं, क्योंकि इस्लाम हिजाब की बात करता है। ये जो कवायद है, ये क्या खत्म होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए? समीर साहब, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप महिलाओं को ना तो जबरदस्ती बुर्के में रख सकते हैं और ना ही जबरदस्ती किसी का बुर्का उतार सकते हैं। ये कोई कानून बनाने वाली बात नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर कोई औरत वो हिजाब में या नकाब में जाना चाहती है तो सरकार क्यों रोकेगी, ये हम कह रहे हैं। अरे भाई, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जिम्मा भी सरकार का होता है ना मुमताज साहब। आपने देखा नहीं, कई गैर कानूनी गतिविधियों को भी अंजाम दे दिया जाता है बुर्का पहनकर, और चेहरा नहीं पहचाना जा सकता है, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो पाती है। एक मिनट समीर साहब, ये बताइए, क्राइम करने वाले दुनिया में ज्यादा औरतें हैं या मर्द हैं? तो मर्द तो नकाब नहीं पहनते, तो फिर क्राइम में क्या क्राइम करने का सारा जिम्मा मर्दों ने संभाल रखा है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वही तो भाई वही कह रहा हूं ना। तो मर्द तो नकाब नहीं पहनता, फिर क्राइम तो मर्दों को नहीं करना चाहिए था, या मर्द जो है क्राइम में नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो नकाब नहीं पहनते। औरतें क्राइम नहीं कर रही हैं आपके हिसाब से? बना दिया आपके हिसाब से महिलाएं, औरतें क्राइम कर ही नहीं रही आपकी वजह से। ये गलत है, सबकी गारंटी लेंगे आप? गंडा है, ये इस्लामोफोबिया है। और दुनिया के जो फैशन करने वाले जो अय्याश लोग हैं, वो बाजारों में औरतों को परायना देखना चाहते हैं, वो औरतों को बेलिबास करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, सिर्फ इस्लाम नहीं, वो औरतों को लिबास में देखना चाहता है। अच्छा, वो औरतों को वो आपने बेलिबास मान लिया, यानी अगर कोई नकाब नहीं पहन रहा है, सुनिए मेरी बात मुमताज साहब, ये बहुत गलत बात है। अगर कोई नकाब नहीं पहन रहा है तो आपके हिसाब से वो बेलिबास हो गया, बिना कपड़ों के हो गया।
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेंटेलिटी कैसी मैं मेंटेलिटी ये नहीं कह रहा हूं। है? इस मेंटेलिटी के खिलाफ क्या फाजिल अहमद साहब, इस मेंटेलिटी के खिलाफ क्या आवाज नहीं उठनी चाहिए? मेरी बात को समझिए। मैं समझ गया आपकी, मैं समझ गया आपकी बात। अब्बास भाई जी फाजिल साहब, अब्बास भाई गलत देखिए, तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। आपने अपनी रिपोर्ट में एक जगह छोड़ दिया। आप क्या कर्नाटक में भी बैन किया गया था बुर्का, कहां जब पर? भाजपा की सरकार थी। कहां पर? ये सही का इस्लामोफोबिया को लेकर कहां के ये पर? मामले इसलिए स्कूल बनते हैं। कॉलेजों में। अभी बाबा जी तो दाढ़ी रखे हैं, इनको टोपी पहना दीजिए तो फाजिल मुसलमान साहब, दिखने लगेंगे। फाजिल साहब, तो कर्नाटक ऐसा में कोई नहीं है बैन नहीं कि- हुआ हिजाब, कोई बैन नहीं हुआ बुर्खा, वहाँ बीजेपी की स्कूल सरकार में कॉलेजों बैन नहीं में हुआ था। पाबंदी लगाई गई थी। स्कूल बीजेपी कॉलेजों की में सरकार में बैन नहीं हुआ था। सबसे बड़ा पिछली मुसलमान बार देश जब है, बीजेपी की वहाँ भी सरकार जो थी, लड़कियां नौकरी करने जाती है, बैन सर्विस था ना। करने जाती है, और वही बुर्का सुनिए, पहनती है वहाँ भी। बार-बार मैं जब हिंदू जिहादी कहता हूँ तो आप भी बुरा मान जाते हैं। मेरा ये कहना है कि क्या किसी की उनको बोलने धर्म या दीजिए। जात के नाम पर किसी की हत्या कर देना वो सही है? कोई वहाँ पर नौकरी करने जाती है बुर्का पहन के, वो नौकरी करने भी नहीं जाती है, अभी उड़ीसा के अंदर कोई भी पानी पीने के लिए जिससे सवाल जिस पूछा जाए उसी को आदिवासी जवाब महिला की प्लीज। हत्या हो गई क्योंकि वो अछूत थी, वो ठीक है, उसको सही मानते हैं आप? हम ये पूछ रहे हैं, एक 9 साल के बच्चे ने दलित बच्ची ने पानी पी लिया। कल की घटना है, उड़ीसा के अंदर एक आदिवासी औरत को जान से मार दिया इन लोगों ने क्योंकि उसने घर से पानी पी लिया। वो अछूत है। किसी इतनी 85% आबादी को अछूत करना वो सही है? उसका तिरस्कार करना, उसका अपमान फाजिल करना, साहब, उसकी मुद्दे भी पर बात साड़ी उतार कीजिए, देना, मुद्दे पर उसको बात भी कीजिए। नंगा करना। मैं आपसे बुर्के को लेकर सवाल पूछ रहा हूँ, आप दूसरे सामाजिक इश्यूज पर बात करने लगते हैं। नहीं, हम इनको ये हिंदू जिहादी की जो नहीं, हिंदू मानसिकता जिहादी है, मत उस पर कहिए। बात कर रहे हैं। हम इसकी सारे इजाजत हिंदू की मैं नहीं बात दूंगा कर रहे। आपको। क्या होता है और हिंदू दूसरी बात जिहादी? दूसरी बात इन्होंने कहा कि ये हिंदू थे। कैसे आपको मालूम कि हम हिंदू थे? हम लोग फाजिल साहब, मुद्दे पर आप बात नहीं कर रहे हैं। मैं दूसरे मेहमान का रुख कर लूंगा। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। हिंदुओं को मैं उसी पे आ रहा हूँ, तो आप बीच में आ बोलते जाइए, रहे ना। आ जाइए, नहीं करना चाहिए। हम लोग हिंदू नहीं थे, हम लोग महाबली बाली के वंशज थे, हम लोग दलित थे, हम लोग हिंदू नहीं थे। हम लोग मुसलमान बनने से पहले दलित थे। अगर आपको गलतफहमी, अगर हिंदू होते तो आज भी हमसे आप गोबर फेंकवा रहे होते, आज भी हमको मार रहे होते, आज भी हमारा तिरस्कार कर रहे होते, हमारा अपमान कर रहे होते। हम लोग मुसलमान बनकर के कम से कम आपकी हिंदू की गुलामी से मुक्त हो गए। अरे फाजिल साहब, मुस्लिम महिलाओं को बुर्के में खैर क्यों रखना चाहते हैं आप? सीधा सवाल ये है। अपमान करने का मतलब नहीं है। हम तो सब देशों में जाते हैं, देखिए, मुस्लिम देशों में भी जाते हैं। किसी भी निकाब सवाल नहीं है। आज आप दिल्ली में घूमिए, दिल्ली में बाहर निकली हिंद औरत मर्द सब आज टोपी पहन के घूम रहे हैं। आज टोपी पहन के, और यहाँ तक सिर्फ आंख पे नहीं दिखती, मफलर पहन के, टोपी पहन के पूरे दिल्ली में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी घूम रहे हैं। आप उनको रोक देंगे? आप कहेंगे टोपी मत पहनो, हमारा खतरा है इससे, आप मफलर मत पहनो, ये खतरा है इससे। आप बुर्के ऊपर बात कीजिए, अगर दलित की बात क्यों करते हैं? अरे भाई, महाराज जी को सुना दीजिए। महाराज जी वैसे भी कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हैं। महाराज जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है फाजिल साहब, हो गई आपकी बात। कैसे धर्म जानेगा महाराज जी? कैसे धर्म क्या कह रहे थे आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, मुस्लिम देश है, मुस्लिम देश जो है, देखिए एक मिनट फाजिल साहब रुकिए, अब सुनिए, सुनने दीजिए। वहाँ पर जो है, मान लीजिए पूरा विश्व में 57 देश मुसलमानों के हैं, 57 देश। उसमें 10 देश जो है मुसलमान पूर्ण आबादी वाले हैं। तो बहुत से देशों में प्रतिबंध जो है सरकारों ने वहाँ लगा दिया है। और मैं इंडोनेशिया में गया, जहाँ पर जो है 25 करोड़ की आबादी है, सबसे बड़ा जो है वो मुस्लिम देश है, मुसलमान की सबसे बड़ी आबादी है। वहाँ पर कोई भी लड़की जाती है तो बुर्का पहन के नहीं जाती है, हिजाब पहन के जाती है, वो सिर्फ ढक के जाती है। ये भी मानता हूँ इस बात को, और उसका हम इज्जत करते हैं कि सिर्फ ढकना चाहिए औरत को, कोई ऐसी बात नहीं है। और वहाँ पर जो है कोई भी औरत जाती है तो वो जो सर्विस भी करती है, नौकरी भी करती है, सरकारी नौकरी भी करती है, रेस्टोरेंट भी औरतें चला रही है, वहाँ सब कुछ करती है। तो मैं स्वयं जाके देखा तो वो कोई बुर्का पहन के नहीं जाती है। अब देखिए कि बुर्का पहन के अंदर बहुत से लोग जो है घटना को अंजाम देते हैं, बहुत से दंगा होते हैं, बहुत से बुर्का पहन के जो बम फेंकने लग जाते हैं, बहुत सी घटना हो जाती है। तो इसलिए ये पूर्ण रूप से जो भारत के अंदर में भी और विशेष करके अपने उत्तर प्रदेश में भी ये बुर्का जो है बैन होना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मन है। ठीक है, आप तो जूना अखाड़े की तरफ से डिमांड ही करते रहे हैं कि यहाँ पर भी बुर्का बैन होना चाहिए, श्रीराज नायर साहब। लेकिन उधर से बात ये कही जा रही है, मुमताज साहब और फाजिल साहब ये बात कह रहे हैं। मैं मांग कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रहा हूँ कि आप पूर्ण रूप से बुर्का हिजाब के ऊपर नहीं होना चाहिए, बुर्का के ऊपर बैन होना चाहिए पूरी। ठीक है, जूना अखाड़ा की तरफ से मांग की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में भी बुर्के को बैन कर देना चाहिए, श्रीराज नायर साहब। लेकिन उधर से फाजिल साहब भी, मुमताज साहब भी तर्क ये दे रहे हैं कि अपने हिसाब से अपने धर्म को हम कैसे फॉलो करेंगे ये और कोई थोड़ी बता सकता है। अपने हिसाब से धर्म को मानने की आजादी है, कोई क्या पहनेगा क्या नहीं पहनेगा ये तो खुद वही तय करेगा ना, इसमें कोई और कैसे बता सकता है उसको। ये तर्क है।
देखिए, समय समय पर जब से मानव प्रजाति इस पृथ्वी पर आई है, अपने आप को रिफॉर्म करती आई है जी। इसलिए मैंने उदाहरण दिया, सऊदी अरेबिया और ये तमाम मुस्लिम ममालिक है अपने आप को रिफॉर्म कर रही है। वो भी देख, अभी सऊदी अरेबिया में पहले ड्राइविंग बैन था महिलाओं द्वारा, अब चालू हो गया। पहले कॉन्सर्ट्स बैन था, कॉन्सर्ट शुरू हुए। बहुत सारी चीजों में बदलाव आ रहा है। और ये हिजाब वगैरह भी जो था उस समय में डेजर्ट का एक ड्रेस था। आज औरतों को खवातीन मर्द के बराबर है, शायद कई जगह पर मर्दों से आगे भी है। उनको दबा कर रखना, उनको उनके ऊपर दबाव से बुर्के पहनाना, ये सारी चीजें गलत है, हम मानते हैं। और अरे वीएचपी के लोग लड़कियों के जींस पहनने पर मारते हैं दिल्ली के अंदर। वीएचपी के कार्यकर्ता हिंदू लड़कियों को जींस पहनने पर मारते हैं, ये भूल गए क्या? यहाँ जींस, भारत दिल्ली के कनॉट प्लेस में लड़कियों को मार खाते देखा है जींस पहनने पर। अमेरिका में आईएसआई ने ट्रक में 15 लोगों को चल दिया। मुमताज आलम साहब, आखिर में क्या ये मैसेज आप देना चाहेंगे, क्या ये मैसेज आप देना चाहेंगे कि इस्लाम पाबंदी नहीं लगाता चेहरा ढकने की महिलाओं के? नहीं, मैं देखिए समीर साहब, इस्लाम ने सिर्फ जो बताया है कि आप बाल ढकें और अपना जिस्म ढकें और कोई ऐसी चीज मतलब जाहिर ना हो जिससे शहवत पैदा हो, जिससे जो है वो लोगों की गलत नजर पड़े, ये सही है। और लेकिन मैंने कहा कि अगर कोई एहतियात करता है, अपने आप को बचाता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। ठीक है, यानी अगर बुर्के को बैन कर दिया जाता है, चेहरा ढकने पर पाबंदी लगा दी जाती है, तो उसमें कहीं भी इस्लाम बीच में नहीं आता। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।